नमस्कार मित्रों, मैं नीरज सक्सेना, फिजिक्स फैकल्टी। तरंग प्रकाशी की का इस दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में एक आपको स्टोरी बता दी अपन ने। इसमें जो अपना सिलेबस है लगभग 50% पार्ट हाई गेन पर फोकस है। मतलब हाई गेन की मान्यताओं को समझते हुए किए जाने वाली घटनाओं की व्याख्या पर आधारित है। तो स्वाभाविक है, हाई गेन प्रकाश का चलना किस प्रकार से मानते थे, हाई गेन की तरंग स्वरूप की थॉट क्या थी, ये सारा अपने को डिस्कस करना पड़ेगा। फिर वही परावर्तन की व्याख्या, अपवर्तन की व्याख्या और अन्य काम, है ना। तो लगभग मैंने बताया ना 50% हाई गेन पर फोकस रहेगा। हाई गेन सत्यापित हुए मैक्सवेल के बाद अपन समझ ही गए कि हाई गेन की बात सही थी। तो सब अब हाई गेन की थॉट पर चलते हैं। किसके रूप में प्रकाश का संचरण होगा? ठीक है, वो हम जानते हैं तरंग सिद्धांत है, तो तरंग के रूप में होगा, पर तरंग के भी शेप बनाए गए, है ना। तो उसमें से अपने को वो चीज समझनी है कि किसके रूप में ये प्रोपोगेट होगा। तो सब अब आ जाइए तरंगाग्र, है ना साहब, क्लियर? तरंगाग्र है ना, यानी वेव फ्रंट। ठीक है साहब। अब हाई गेन की समझ को ही अपन आगे बढ़ा रहे हैं, उन्हीं बातों को अपन समझ रहे हैं। साहब, किसके शेप में चलता है प्रकाश? हाई गेन के अनुसार, जो हाई गेन ने दीपक बताया वो पते हैं। तरंगाग्र किससे कहते हैं साहब? प्रकाश स्रोत से समान दूरी पर उपस्थित या स्थित ऐसी पृष्ठ जिसके प्रत्येक या जिस पर उपस्थित प्रत्येक कण समान कला में कंपन करता है, तरंगाग्र कहलाता है। यह माध्यम में प्रकाश की चाल से चलता है, हाई गेन बोलते हैं, क्योंकि हाई गेन के लिए माध्यम में चाल किसके बराबर थी? प्रकाश की चाल। अपन जानते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, लेकिन हाई गेन माध्यम में मानते थे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। उनका माध्यम ईथर था, है ना। तो सब माध्यम की में इसकी चाल प्रकाश की चाल के बराबर होती, तरंगाग्र की। इसके चलने की दिशा तरंगाग्र के लंबवत खींची गई रेखा से दर्शाते हैं, जिसे किरण कहते हैं, है ना। स्रोत के आकार के अनुसार तरंगाग्र निम्न 3 प्रकार के होते हैं। एक बार और सुना देता हूं सब। तरंगाग्र एक पृष्ठ है, सरफेस है, कोई रेखा नहीं है, पहली बात है ना। कैसी पृष्ठ है? ऐसी पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु या जिस पर उपस्थित प्रत्येक कण समान कला में कंपन करता है, ऐसी पृष्ठ है। इसका चलना आप तरंगाग्र के लंबवत खींची गई रेखा से दर्शाएं, जिसे किरण कहते हैं, है ना। अब पूरी बात को एक शब्द में पिरो के बताया तो, प्रकाश स्रोत से समान दूरी पर उपस्थित वह पृष्ठ जिस पर स्थित प्रत्येक कण समान कला में कंपन करता है, तरंगाग्र कहलाता है। माध्यम में इसकी चाल प्रकाश की चाल के बराबर होती है। इसके चलने की दिशा तरंगाग्र के लंबवत खींची गई रेखा से दर्शाते हैं, जिसे किरण कहते हैं। स्रोत के आकार अनुसार तरंगाग्र विभिन्न प्रकार के होते हैं। अब तरंगाग्र के प्रकार, है ना। पहला प्रकार नंबर 1, है ना, गोलीय या गोलाकार तरंगाग्र। गोलीय तरंगाग्र, है ना। गोलीय कह दो, गोलाकार कह दो, स्फेरिकल वेव फ्रंट। अब पहले मैं वेव फ्रंट बना देता हूं, फिर मैं आपको समझा देता हूं बात। ये स्फेरिकल। अब सब ये तरंगाग्र कब उत्सर्जित होगा? तो समझो सब,
यदि प्रकाश स्रोत, मैं प्रकाश स्रोत को अलग कलर से बना देता हूं ना, यदि प्रकाश स्रोत संकीर्ण हो, बिंदु के रूप में हो, तो उत्सर्जित तरंगाग को गोलीय तरंगाग कहते हैं, है ना। तो यहां स्रोत मैंने दिखा दिया आपको रेड कलर के बिंदु से, ये तो प्रकाश स्रोत है ना, सोर्स। और ये जो आपको दिखा रखा मैंने व्हाइट कलर में, ये है गोलाकार तरंगाग यानी गोलीय तरंगाग, है ना साहब। अब इसके चलने की दिशा, इसके चलने की दिशा तरंगाग के लंबवत खींची गई रेखा से दर्शाते हैं। ये सब जितनी भी रेखाएं मैंने खींची, ये सब तरंगाग के लंबवत है, इन्हें किरण कहते हैं, है ना। तो जब भी आपको तरंगाग के चलने की दिशा बतानी हो, तो सब आप तरंगाग से 90 डिग्री पर रेखा खींच दीजिए। वो रेखा जो आप 90 डिग्री पर खींचेंगे, वह तरंगाग के किस दिशा में जा रहा है को दर्शाती है। इसे अपन कहते हैं किरण। ठीक सर। इसके लिए स्रोत कैसा होना चाहिए? संकीर्ण बिंदु के रूप में। यह विशेष ध्यान रखना कि यदि प्रकाश स्रोत संकीर्ण अर्थात बिंदु के रूप में हो, तो उत्पन्न तरंगाग को गोलाकार तरंगाग कहते हैं। चलो सब, अब नंबर 2, बेलनाकार तरंगाग। बेलनाकार तरंगाग है ना साहब। तो आकार है बेलन जैसा, इसलिए नाम तो उसका बेलनाकार ही रहेगा, बेलनाकार तरंगाग। क्लियर सब, है ना। अब यहां पर भी पहले अपन बेलन बना देंगे, फिर स्रोत बता देंगे आपको, जैसा भी बताया था ना। ये सब मैं पहले बेलन बना देता हूं, फिर स्रोत के बारे में बात कर लेंगे। ये जो आप देख रहे हो, इसको कहते हैं बेलनाकार तरंगाग। बेलन आकार इसलिए, है ना। अब इसके लिए स्रोत कैसा होना चाहिए? स्रोत में येलो कलर से बताता हूं। यदि स्रोत छड़ के रूप में हो, ये रहा स्रोत, या स्लिट के रूप में हो। स्लिट क्या होती है सर? जैसे दरवाजा होता है अपने घर का, है ना। इस घर के दरवाजे में ये किवाड़ होते हैं, ये किवाड़, अंदर लाइट जल रही है, अंदर की तरफ कमरे में लाइट जल रही है और ये किवाड़ इतने से खुल रहे हैं, तो आपको प्रकाश किसके रूप में दिखेगा? छड़ के रूप में दिखेगा। इसी को कहते हैं स्लिट, है ना। दो कपाटों के बीच का गैप स्लिट कहलाता है ना। तो यदि प्रकाश स्रोत छड़ के रूप में हो, स्लिट के रूप में हो, जैसे मैंने आपको बताया बंद कमरे का गेट थोड़ा सा खुला रह जाए, दोनों गेटों के बीच में फिर आपको प्रकाश छड़ के रूप में दिखेगा, उसे ही कहते हैं स्लिट। तो उत्पन्न तरंगाग को बेलनाकार तरंगाग कहते हैं। इसके चलने की दिशा, इसके चलने की दिशा आपको तरंगाग के लंबवत खींची गई रेखा से दर्शानी। ये देखो, ये तरंगाग के लंबवत खींची गई रेखा, नीचे ऊपर दोनों तरफ दिखा देते हैं कि वह रेखा जो तरंगाग के तल के लंबवत है ना, जो तरंगाग के चलने की दिशा बताती है। इसे अपन किरण कहेंगे। ये एक्चुअली क्या है, ध्यान से समझने वाली बात है कि चलने की दिशा सदैव तरंगाग के तल के लंबवत खींची गई रेखा से दर्शाते हैं। अब साहब आ जाओ आप तीसरे तरंगाग पर। तो तरंगाग हो गए, इसके लिए स्रोत संकीर्ण चाहिए, इसके लिए स्रोत छड़ के रूप में यानी स्लिट के रूप में चाहिए। तीसरा तरंगाग
है ना। तीसरा प्लेन यानी समतल तरंगाग। अब प्लेन वेव फ्रंट है ना। देखो साहब, अब ध्यान से देखना। जैसे मान लो प्रेक्षक जो देखने वाला है वो स्रोत से दूर हो, मान लो संकीर्ण स्रोत है, इससे दूर हैं अपन। अगर इससे दूर हैं तो जैसे जैसे आप दूर जाओगे तो आप देखो तरंगाग का आकार बड़ा होने लगेगा। ये देखो विशाल है ना। इसमें भी जैसे दूर जाओगे तो ये बेलन विशाल आकार का होने लगेगा। जब दूर प्रेक्षक होता है तो चाहे स्रोत बेलना, स्रोत संकीर्ण हो, चाहे स्रोत स्लिट के रूप में हो, इससे उत्पन्न होने वाले तरंगाग विशाल आकार के हो जाएंगे। जब ये तरंगाग विशाल आकार के हो जाएंगे तो आपका दृष्टि जो क्षेत्र है, उस दृष्टि क्षेत्र में जो भाग आएगा वो आपको कैसा लगेगा? वो आपको समतल लगेगा, है ना। तो कहने का मतलब समतल तरंगाग के लिए किसी विशिष्ट स्रोत की आवश्यकता नहीं है, बल्कि समतल तरंगाग के लिए इस बात की आवश्यकता है कि प्रेक्षक दूर हो। अगर प्रेक्षक दूर है तो बेलनाकार तरंगाग का आकार भी बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना। और प्रेक्षक दूर है तो स्वाभाविक रूप से गोलीय तरंगाग का आकार भी बहुत बड़ा हो जाएगा। और इनका जब आकार बहुत बड़ा होगा तो डेफिनेटली जो प्रेक्षक है उसका जो दृष्टि क्षेत्र है वह तो उसके छोटे से भाग को ही देख पाएगा, और वो छोटा सा भाग कैसा दिखेगा? समतल दिखेगा, जिसे हम समतल तरंगाग कहते हैं। तो यदि प्रेक्षक स्रोत से दूर है तो गोली व बेलनाकार तरंगाग आकृति में बड़े विशाल होते हैं, जिनका दृष्टि क्षेत्र में अल्प भाग समतल प्रतीत होता है, उससे हम समतल तरंगाग कहते हैं। ये सब समतल तरंगाग प्लेन है बिल्कुल। इस समय आप समझ जाइए स्रोत से बहुत दूर स्थित है ना। ये जो तरंगाग आपको दिखा रखा है, इसको आप पेंट कर सकते हैं, मैं इसको कह रहा हूं, है ना। ये समतल तरंगाग, इसके चलने की दिशा तरंगाग के लंबवत खींची गई रेखा से दर्शाते हैं। ये तरंगाग के लंबवत खींची गई वह रेखा जो इसके चलने की दिशा को दर्शाती है। इसको आप किरण कहेंगे। ये किरण है ना। और ये आपका समतल तरंगाग। अब यहां पर थोड़ा सा एक विचार करके देखें कि अगर हम देखें तो हम बहुत दूर नहीं जा रहे, किरण प्रकाशिकी के बिल्कुल समीप आ रहे हैं। कैसे? किरण प्रकाशिकी में भी जब स्रोत दूर होता था तो किरणें परस्पर क्या होती थी? किरणें परस्पर समांतर होती थी। यहां भी देखो अपन ने यही कहा है कि अगर स्रोत दूर है ना, यहां भी हम यही कह रहे हैं कि अगर प्रेक्षक स्रोत से दूर स्थित है तो तरंगाग बड़े आकार के होने के कारण कैसा दिखेगा? समतल दिखेगा। तो यहां भी दूर होने पर किरणें कैसी आई? समांतर आई। और यही बात किरण प्रकाशिकी भी कहती थी। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि किरण प्रकाशिकी मैच करती है बहुत ज्यादा किससे? आपके तरंग प्रकाशिकी से थोड़ा सा मैचिंग है। यहां तो साफ ही दिख रहा है, दोनों एक ही हो रहे हैं। ठीक साहब, ये तो हो गया आपका प्रकाश को चलाने का तरीका। किसके रूप में चलाएंगे? तरंगाग के रूप में। अब हाइगेन की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत।
अब चलेगा कैसे, है ना सब। तो सब हाइगेन का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, तरंगिकाओं का सिद्धांत, है ना। या अपन अपने बतौर समझें तो तरंगाग द्वारा प्रकाश का संचरण, है ना। अपन अपने तरीके से इस टॉपिक को समझे तो अपने तरीके से समझो साहब। तो तरंगाग्र द्वारा, है ना, प्रकाश का संचरण, है ना। अब साहब हाइगेन से पूछा गया, या कर देता हूं मैं कि ये प्रकाश चलेगा कैसे। अब हाइगेन समझा रहे, है ना। बात वही है, हाइगेन का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत बोल दो या तरंगाग द्वारा प्रकाश का संचरण बोल दो। अब सब ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी क्योंकि इसी से अब काम चलेगा अपना, है ना। यानी प्रकाश कैसे चलता है, चलता है किस रूप में, वो तो आपको बता दिया, तरंगाग के रूप में। अभी आगे किससे बढ़ता है, हाइगेन के तरीके से समझो तो तरंगाग द्वारा प्रकाश का संचरण, है ना। ये अब साहब ये प्रकाश स्रोत है, संकीर्ण हो सकता है, स्लिट के रूप में हो सकता है ना। तो अभी आपको ऐसा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। अब स्लिट के रूप में ऐसे मान लो बोर्ड के तल के लंबवत, तो स्लिट ही होगा, है ना। अगर बिंदु कोई देखोगे तो आप संकीर्ण दिखेगा, कोई सी खास बात नहीं, है ना। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा चित्र मेरे को हो सकता है सिमेट्री नहीं दिखेगी तो मेरे को थोड़ा बहुत इसमें हल्की फुल्की मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। आप थोड़ा सा सब रखना, ये समझना जरूरी है सब, है ना। इसका समझना आवश्यक है। वक्रता एक जैसी आनी चाहिए, ये सब। अब बात को चलो इससे चालू कर देते हैं। स्रोत से उत्सर्जित प्रथम यानी पहला या कोई दिया गया तरंगाग प्राथमिक तरंगाग कहलाता है। ये अपने को कैसे मान लो, या तो दिया गया मान लो, या स्रोत से उत्पन्न होने वाला पहला मान लो, या आपको दे रखा है। इसको आप बोलेंगे प्राथमिक तरंगाग। दोबारा, है ना, स्रोत से उत्पन्न प्रथम या किसी दिए गए तरंगाग को प्राथमिक यानी प्राइमरी तरंगाग कहते हैं। तो ये भी प्राथमिक तरंगाग है, ठीक है सर। अब आज के बाद आपको भी कोई दे तो आप ऐसे समझना, इस तरंगाग पर सभी कण समान कला में कंपन करते हैं। वो तो उसकी परिभाषा में अपन ने बोल दिया कि साहब स्रोत से समान दूरी पर स्थित वह तल जिस पर उपस्थित प्रत्येक कण समान कला में कंपन करते हैं। तो साहब मैंने कुछ कण दर्शा दिए। वैसे तो एक तरंगाग ये पृष्ठ है साहब, रेखा नहीं है, आप बार बार ध्यान रखना। मैं यही बोल रहा हूं, स्रोत से समान दूरी पर उपस्थित वह पृष्ठ सतह जिस पर स्थित प्रत्येक कण समान कला में कंपन करता है। तो साहब ये सतह है जिसको अपन क्या कह रहे हैं, प्राथमिक या प्राइमरी तरंगाग, ठीक है, क्लियर। अब इस पर जो कण उपस्थित हैं
इन कणों का कंपन अगले तरंगाग के लिए स्रोत का कार्य करता है। जितने भी कण हैं, अपन तो कुछ ही दिखा रहे हैं, लेकिन जितने भी हैं, ये अगले तरंगाग के लिए सोर्स का काम करेगा, मतलब पैदा करने का काम करेगा। क्लियर? मान लीजिए प्रकाश की चाल v है, तो t समय में तय की गई दूरी कितनी होगी? vt। अब आपको क्या करना है, ये मैं नहीं कह रहा, हाइगेन कह रहे हैं। अब आपको क्या करना है कि इन कणों को केंद्र मानकर, जहां मैंने दिखाए, vt त्रिज्या के गोले खींचने हैं, है ना। अब ये थोड़ा सा एक्सरसाइज थोड़ा लंबा है, लेकिन अब खींचने तो पड़ेंगे। ये vt त्रिज्या के गोले खींचने हैं। ओवरलैप होते हैं उससे कोई मतलब मत रखो, ओवरलैप होते तो होने दीजिए। ओवरलैपिंग से आपको कोई लेना देना नहीं है। आप तो बस जैसे वो कह रहे हैं वैसे खींच दीजिए। ये सब वीटी त्रिज्या के गोले हैं। थोड़े बड़े छोटे हो रहे होंगे साहब, मैंने कहा ना एक्यूरेट बनाना बड़ा मुश्किल काम है। ये वीटी थी। चलो यहाँ ध्यान नहीं पड़ो आपका, ऊपर ध्यान दें। ओवरलैप होते हैं सोने दो, है ना। ये सब इनको केंद्र मानकर ये वीटी त्रिज्या के हमने गोले खींच दिए। ये केंद्र मानकर ये वीटी त्रिज्या के गोले। ये सब कोशिश तो परफेक्ट गोले खींचने की, लेकिन अब थोड़ा बहुत कहीं रह भी गया हो तो इसमें बस आप तो बात को समझे ना, बात को समझ के रखें, समझना ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो सब यदि प्रकाश की चाल v है माध्यम में, तो t समय में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी vt होगी। अब प्राथमिक तरंगाग पर उपस्थित सभी कण समान कला में कंपन करते। परिभाषा तरंगाग की यही है कि इस स्रोत से समान दूरी पर स्थित वह पृष्ठ जिस पर उपस्थित प्रत्येक कण समान कला में कंपन करता है। तो अगर तरंगाग का चाल v है तो t समय में कहां पहुंचेगा? vt दूरी तय करेगा। तो हाइगेन कहते हैं तरंगाग पर उपस्थित बिंदु को केंद्र मानकर vt त्रिज्या के, जैसे मैंने खींचे ऐसे गोले खींच दीजिए। खींच दिए साहब। अब इस गोले की स्पर्शीय पृष्ठ मैं अलग कलर से बनाता हूं। इस गोले की स्पर्शीय पृष्ठ, अब ये सब ऐसी पृष्ठ जो इन सभी गोलों को स्पर्श करती हो, ये भी स्पर्शीय पृष्ठ। थोड़ी सी घुमावदार होनी चाहिए साहब, है ना। घुमाव नहीं आएगा थोड़ा मजा नहीं आएगा। ये भी स्पर्शीय पृष्ठ। तो सब स्पर्शीय पृष्ठ का आपने कहा, यानी स्पर्श करने वाली पृष्ठ का। तो ये पृष्ठ तो दो हैं, ए डैश भी है और ए डबल डैश बी डबल डैश भी है ना। तो सब इनकी स्पर्शीय पृष्ठ खींच दो, खींच दी। स्पर्शीय पृष्ठ ए डैश बी डैश टी समय पश्चात ये बताती कि तरंगाग कहां पहुंचा। इससे द्वितीयक तरंगाग्र कहते हैं। द्वितीयक तरंगाग्र कहते हैं किसको? ए डैश बी डैश को। तो फिर ए डबल डैश बी डबल डैश क्यों नहीं? ए डबल डैश बी डबल डैश मान्यता प्राप्त नहीं है, या ए डबल डैश बी डबल डैश की उपेक्षा की जा सकती है, क्योंकि हाइगेन के अनुसार प्रकाश पश्चगामी नहीं है, पीछे की ओर जाने वाला नहीं है, बल्कि अग्रगामी है। तो सब द्वितीयक तरंगाग्र किससे कहेंगे? ए डैश बी डैश को, है ना। अब आप फिर पूछेंगे कि टी समय बाद प्रकाश कहां पहुंचा, तो फिर आपको जवाब दिया जाएगा कि टी समय बाद के लिए फिर ये क्या हो गया? दिया गया तरंगाग्र माना जाएगा। और ये दिया गया तरंगाग्र है तो फिर इसे क्या बोल दिया जाएगा? प्राथमिक। फिर उस पर उपस्थित कणों को केंद्र मानकर वीटी त्रिज्या के गोले बनाए जाएंगे। फिर स्पर्शीय पृष्ठ खींची जाएगी। टी समय बाद जो अगली पृष्ठ है
वो बताएगी तरंगाग कहाँ पहुंचा और उसे द्वितीयक तरंगाग कहेंगे। फिर आप पूछेंगे अगला कहाँ गया, तो फिर द्वितीयक को क्या मानना पड़ेगा, प्राथमिक को। अब जैसे मान लो आप यहाँ आ गए, स्रोत से दूर चले अपन, है ना, स्रोत से दूर चले तो यही बहुत बड़े आकार का हो जाएगा, इसका मैंने छोटा सा पीस। अब ये वापस क्या हो गया, दिया गया तरंगाग, और दिया गया हो गया तो इसे क्या कहना चाहिए, प्राथमिक। ये वापस क्या कहलाएगा साहब, प्राथमिक तरंगाग। अब आप फिर पूछेंगे कि साहब टी समय बाद ये कहां पहुंचेगा, तो प्रकाश की चाल अगर v है तो टी समय में तय की गई दूरी vt है। इस पर उपस्थित कणों को केंद्र मान के गोले खींच दीजिए। ये साहब इस पर उपस्थित कण कुछ कम ले लेता हूं थोड़े इस बार, है ना, ये साहब जो भी है। अब इसको ये गोले, ये vt त्रिज्या के गोले खींच दिए, जैसा प्रिंसिपल कहता है ना। ये vt त्रिज्या का गोला खींच दिया, सॉरी यही इसको क्या है, ये अभी तो इस इजी लगती है आपको बात, लेकिन इतनी इजी भी नहीं है। जब अपन प्रूफ करने चलेंगे ना तो प्रूफ करने वाले चित्र बनाना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा आपको, है ना। तो इसलिए मैं आपको ध्यान से समझा रहा हूँ ये बात, है ना, कि आप इसको थोड़ा सा गौर करके समझिए। तो सब अपने वापस पूछा कि टी समय बाद तरंगाग कहाँ जाएगा, तो v चाल से चलने वाला टी समय में vt दूरी तय करेगा, vt दूरी तय करेगा। तो जिए गए तरंगाग यानी प्राथमिक तरंगाग पर उपस्थित कण को केंद्र मानकर आप क्या नाम से vt त्रिज्या के गोले खींच दिए। इस vt त्रिज्या के खींचे गए गोले पर स्पर्शीय पृष्ठ बनाइए, यह बना दी साहब। अगली वाली पृष्ठ मान्यता, अगली को मिलेगी मान्यता, प्रकाश पश्चगामी नहीं है, इससे a डैश b डैश मान्यता या a डैश b डैश को नहीं माना जाएगा, है ना। माना किसको जाएगा, ओनली a डैश b डैश, a डबल डैश b डबल, इसको कहेंगे द्वितीयक तरंगाग, ये द्वितीयक तरंगाग, है ना। अगर आप पूछेंगे कि इसके बाद प्रकाश कहां जाएगा, तो फिर प्राथमिक तरंगाग, ये द्वितीयक तरंगाग को क्या मान लूंगा मैं, प्राथमिक बोल दूंगा, और फिर वही vt त्रिज्या के गोले खींचकर अगला तरंगाग बता दूंगा, है ना। तो कहने का मतलब द्वितीयक तरंगाग के द्वारा ही प्रकाश का समष्टि में संचरण होगा, तृतीयक आएगा ही नहीं, है ना। जैसे मान लीजिए टी समय बाद यहां पहुंच गया, अपने को यही पता करना था कि तरंगाग चलता कैसे है। तो हमने हाइगेन से पूछा भी चलता कैसे, तो उसने कहा कोई अगर आपको दिया गया है उसको प्राथमिक तरंगाग बोलो, है ना। अब अगर चाल v है तो vt त्रिज्या के गोले खींच दिए तरंगाग पर उपस्थित बिंदु को केंद्र मानकर, क्योंकि प्राथमिक तरंगाग पर उपस्थित जो कण कंपन कर रहे हैं वो अगले तरंगाग के लिए स्रोत का काम करेंगे, वही तो पैदा करेंगे अगला। तो इससे जो आपको दे रखा है, दिए गए को प्राथमिक है, जो आपको दे रखा है उस पर उपस्थित कणों को केंद्र मानकर आप vt त्रिज्या के गोले खींच दीजिए। तो आप समझिए कि टी v चाल से चलने वाला टी समय vt दूरी चलेगा, फिर उस पर स्पर्शीय पृष्ठ खींच दी, तो अगला तो a डैश b डैश, ये तो पिछला है a डबल डैश, इसको मान्यता दी नहीं, और a डैश b डैश को क्या कह दिया गया, द्वितीयक। अब आप पूछते आगे कहाँ जाएगा, तो फिर ये क्या हो जाएगा, प्राथमिक, फिर ऐसे आगे खींचेंगे द्वितीयक। तो कहने का मतलब द्वितीयक तरंगाग के रूप में ही प्रकाश का संचरण होता है, तृतीयक नहीं आता, वो हर द्वितीयक अगले के लिए प्राथमिक बन जाएगा, ठीक है। अब इसके चलने की दिशा की बात है ना, अभी एक बात अधूरी है ना, चलने की दिशा। तो चलने की दिशा आपको तरंगाग के लंबवत खींची गई रेखा से दर्शानी, ये देखो सब, तरंगाग के लंबवत खींची गई रेखा, ये चलने की दिशा दर्शाती है, इससे ही अपन किरण कहते हैं, है ना। अभी थोड़ा बहुत
तिरछा विरछा हो गया हो तो समझ लेना अपने आप से, है ना। ये सब किरण है जो तरंगा के चलने की दिशा। इधर भी देखें, है ना, तरंगा के लंबवत खींची गई रेखा, तो दूर जाते ही तो रेखा कैसी हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। ये तरंगा के थोड़ी सी टेढ़ी तिरछी तिरछी सी हो रही है ना, ये तरंगा के लंबवत खींची गई रेखा, है ना, इसको किरण कहते हैं। अब सब थोड़ा धीरे से कर दो ना। ये तरंगा के लंबवत खींची गई रेखा जो तरंगा के संचरण की दिशा को दर्शाती है, ये किरण है। अब देखो, अगर ये स्रोत संकीर्ण है तो शुरू में तो तरंगा कौन सा रहा होगा, गोली, है ना, लेकिन गोली तरंगा जब आप दूर गए तो दूर जाने पर यही तरंगा किसके रूप में दिख रहा है आपको, समतल तरंगा, जो अभी अपन ने पढ़ाई था, है ना। तो सब स्रोत के समीप होते हैं तो या तो तरंगा गोलीय दिखेगा या बेलनाकार, स्रोत के समीप है। और स्रोत से अगर आप दूर चल जाते हैं तो वही तरंगा आपको दूर जाने पर समतल दिखाई देगा। किरण समांतर, और अपन जानते हैं समांतर का मतलब अनंत से आने वाली यानी दूर से आने वाली, है ना। तो सब इसको अब अपन ने ये समझ लिया है कि तरंगा का संचरण कैसे होता है। तो प्रकाश चलता है किसके रूप में, तरंगा के रूप में, और तरंगा कैसे चलता है वो आपको बता ही दिया। अब यहां समझना आसान था। अब चलो सब अपन ने हाइगेन की मेंटालिटी को कंप्लीटली समझ लिया है ना। क्या हाइगेन की मेंटालिटी क्या थी। अब इस मेंटालिटी को समझ चुकने के बाद स्वाभाविक है हम प्रकाश की घटनाओं की व्याख्या करने लगेंगे। तो सब अब आ जाइए, बारी बारी से काम करते हैं। हाइगेन तरंग सिद्धांत द्वारा परावर्तन की व्याख्या या प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या। अब ये इंपॉर्टेंट है एकेडमिक वालों के लिए। तो सब हाइगेन तरंग सिद्धांत द्वारा परावर्तन की व्याख्या, प्रकाश के परावर्तन की ना, परावर्तन की व्याख्या। अब सब इसमें मैं आपको बताऊं, सब कुछ सिंपल है, बस इसका चित्र ध्यान से बनाना है आपको। चित्र में, इसके चित्र में सिमेट्री होना जरूरी है सब, है ना। ये थ्योरी से तो आपको नहीं पकड़ पाएगा, लेकिन अगर आपने चित्र ढंग से नहीं बनाया तो आपकी चोरी पकड़ में आ जाएगी, है ना। यानी यूं समझे, आपने चित्र अच्छा बना दिया तो चित्र क्लियर बनाते ही आपको हो सकता है थ्योरी पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़े, है ना। तो इसमें चित्र की माया है। इससे चित्र को आपको मैं भी अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करूंगा और आप बेहतर से बेहतर समझने की कोशिश। अपवर्तन में इतना दिक्कत नहीं है, परावर्तन वाले चित्र में दिक्कत है। ये मैंने इंपॉर्टेंट लगा दिया, है ना, काम की चीज है। चलो सब, मैं भी कोशिश करूंगा कि एक बार में अच्छा परफेक्ट बन जाए, है ना। ये सब थोड़ा सा बड़ा साइज ले लेते हैं, मार्जिन। ये परावर्तक पृष्ठ, इसमें ये कलई वगैरह दिखा देते हैं थोड़ा सा, है ना। अब बात को समझिएगा। ये परावर्तक पृष्ठ XY है ना, थोड़ा स्लो बनाऊंगा सब, ये दिक्कत देता है। इतना आसान नहीं है चित्र, जब मैं पहले ही कह चुका तो आप समझ जाओ कि कहीं ना कहीं दिक्कत है। परावर्तक पृष्ठ XY परावर्तक पृष्ठ हाइगेन कर रहे हैं, अब एक्सप्लेन, है ना। अब मैं तरंगाक तो येलो कलर में ले लेता हूं ताकि, है ना। हाइगेन के अनुसार AB, मेरे को बहुत ध्यान से लेना पड़ेगा साहब,
ये सब ए बी आपतित समतल तरंगाग्र है ना। अपन तो इसको आपतित तरंगाग्र कह दें, आपतित तरंगाग्र, ठीक है ना। अब बात को समझते जाइए आप। हाइगेन के अनुसार परावर्तक पृष्ठ व आपतित समतल तरंगाग्र के बीच कोण आई को आपतन कोण कहते हैं, हाइगेन के अनुसार। अब देखो बात को समझना, हमारा ये भी चेक करना जरूरी है कि हमने जो किरण प्रकाशिकी पढ़ा तो क्या वो दुप्पल तो नहीं था, वो सही था कि नहीं था, उनकी भी तो मिस्टेक पकड़नी है। हम तो आपतन कोण लेते थे अभिलंब से किरण प्रकाशिकी में, हम तो आपतन कोण कहां से लेते थे, अभिलंब से। कहां पे, किरण प्रकाशिकी में। तो क्या हम भी सही ले रहे थे या नहीं? तो सब हम तो अभिलंब से ले रहे थे ना, तो अभिलंब बना देते हैं पहले। ये सब अभिलंब बनाते हैं, तल का लंब है ना। लेकिन हम तो तरंगाग्र का थोड़ी ले रहे थे, हम तो किरण का ले रहे थे। ठीक है साहब, किरण किसे कहते हैं? तरंगाग्र के लंबवत खींची गई रेखा को किरण कहते हैं, जो तरंगाग्र से 90 डिग्री पर। चलो साहब, ये समतल तरंगाग्र, इससे 90 डिग्री पर, ये 90 डिग्री पर है ना। ये 90 डिग्री किरण आप ज्यादा भी ले सकते हो, मैं पहले एक बार सिंपल करके बता दूं आपको, फिर आगे है ना। इसको डबल हो रही है, चित्र बेहतर बनेगा तो बहुत अच्छा लगेगा सब आपको है ना। इससे मैं, चलो ये किरण ले ली है ना। किरण अपन ज्यादा भी ले सकते हैं, पहले आप इसको समझ लो। अब देखो, अपन तो किरण प्रकाशिकी में किरण का कोण लेते थे अभिलंब से और उसको कहते थे आपतन कोण, जबकि हाइगेन परावर्तक पृष्ठ और आपतित समतल तरंगाग्र के मध्य कोण आई को आपतन कोण कहते हैं। देखा दोनों एक ही क्या? अब देखो ध्यान से, ध्यान से देखो, ये कोण कितना हुआ साहब, मैं भी इसको डिलीट करूंगा ना। ये कोण हुआ 90 माइनस आई, ठीक है। ये और ये कितना होता है? ये 90 होता है। आपको चाहिए ये वाला, इसको जिसको रखना है उसको तो मैं ढंग से लिख दूं ना। आपको तो चाहिए ये वाला है ना। अब देखो 90 में से 90 माइनस आई घटा दो, ये वाला आ जाएगा। कितना आया साहब? आई आया है ना। या नहीं, जो आप कहते थे वो भी बिल्कुल सही था है ना। दोबारा देख लो, देखना चाहो तो। ये तो हाइगेन तो इससे कहते हैं आपतित समतल तरंगाग्र और परावर्तक पृष्ठ के बीच कोण आई को आपतन कोण कहते हैं। हम जो किरण प्रकाशिकी में तो किरण और अभिलंब से कोण लेते थे, तो देखा यहाँ देखे किरण और अभिलंब से, तो ये कोण 90, तो ये 90 माइनस आई, ये लिख दिया मैंने है ना। अब ये 90 डिग्री, 90 डिग्री में से 90 माइनस आई घटाओगे तो क्या आ गया? आई आ गया है ना। तो सब हम जो लेते थे वो भी सही था, कोई गड़बड़ नहीं है, इसका भी वही आ रहा है ना। तो ये अब मैं फालतू की चीज मिटाता जाऊंगा तो आता ना। तो सब ये कोण आई ही रहेगा, इसका मतलब गलत हम भी नहीं थे। हम किरण का चित्र ले रहे थे, हम किरण का कोण ले रहे थे और यहां भी किरण का ही लिया गया, ठीक। अब चलो साहब, अब अगला तरंगाग्र टी समय बाद कहां पहुंचा ये पता करना है, तो पता पड़ जाएगा परावर्तन कैसे हुआ है ना। अब ध्यान से समझें आप, हर इस ए बी पर उपस्थित प्रत्येक कण कंपन कर रहा है ना। उसका कंपन अगले तरंगाग्र के लिए स्रोत का काम करेगा, ठीक है। मान लीजिए
तरंगाग्र के बिंदु ए से चलने वाली तरंग, देखो कोशिश तो मैं बिल्कुल सब बेहतर कर रहा हूं, है ना। चलो ठीक है। बिंदु ए से चलने वाली तरंग टी समय पर इस पृष्ठ में, उसको थोड़ा दूर लिख दूंगा परावर्तक पृष्ठ को, ना उसको वहां से फिलहाल हटा देता हूं, थोड़ा सा डिस्टरबेंस होगा ना। अभी उसको उधर लिख देंगे, अभी कर देता हूं मैं उसको भी, है ना। एक मिनट। ओहो, एक है ना, थोड़ा सा सब धीमे बनेगा उसमें। इसका क्या है, चित्र में ही सारी एक्यूरेसी है, चित्र अच्छा बन जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ये वाई है ना, यहां तक ले जाता हूं और अभी इधर लिख देता हूं परावर्तक पृष्ठ, है ना। चित्र ज्यादा जरूरी है, बाकी तो अब सब मैं यूं कह रहा था, ध्यान से ना, इससे चलने वाली तरंगिका ये 90 डिग्री है साहब, है ना, साफ दिख रहा है, खैर उसमें तो सोचने वाली जरूरत ही नहीं है। इससे चलने वाली तरंगिका टी समय में तल XY पर आ जाती है। यदि प्रकाश की चाल अगर v माने तो टी समय में तय की गई दूरी a डैश बराबर vt, है ना। स्लो समझो बस, है ना, समझना जरूरी है। तो साहब ये दूरी कितनी होनी चाहिए वो बता दी मैंने, a डैश बराबर vt दूरी होनी चाहिए। यानी अगले तरंगाग्र की पोजीशन के लिए आपको एक बिंदु तो मिल गया, ये रहा, एक बिंदु तो मिल गया। एक और बिंदु कम से कम चाहिए आपको, क्योंकि दो बिंदुओं बिना तरंगा खींच नहीं पाएंगे अपन। भाई स्पर्शीय पृष्ठ को कहेंगे ना, अब स्पर्शीय पृष्ठ के लिए एक और बिंदु चाहिए ना, तभी तो स्पर्शीय पृष्ठ खींचेगी। एक बिंदु से तो, एक बिंदु के द्वारा बनाए गए गोले से स्पर्शीय पृष्ठ कैसे खींचोगे। तो एक बिंदु तो मिल गया टी समय बाद, एक बिंदु आपको मिल चुका किसके रूप में, a डैश के रूप में। तो आपने कहा कि मान लीजिए ऐसे चलने वाली तरंगिका टी समय बाद a डैश पर पहुंचती है, क्लियर है ना। तो अगर चाल v है तो a डैश बराबर vt। अब ध्यान से समझना, एक और बिंदु चाहिए। इसी प्रकार b से चलने वाली तरंगिका भी t समय में vt दूरी ही तय करेगी, क्योंकि सब दोनों एक ही माध्यम में। तो कहने का मतलब bb डैश बराबर भी vt। अभी b से निकालूंगा एक और बिंदु, तो दोनों, ये भी हवा में ही चली, ये भी उसी माध्यम, जो दो हवा में मतलब दोनों एक माध्यम, तो ये भी तो एक ही माध्यम में चली, ये भी उसी माध्यम में। तो आइगेन कहते हैं जितनी दूरी इसने चली उतनी बी से चलने वाली तरंग भी चलेगी, है ना। तो बी को केंद्र मानकर कितनी त्रिज्या का गोला खींचे, वीटी दे। एक बिंदु मिल चुका है आपको, एक और बिंदु चाहिए, और उस एक और बिंदु के लिए आइगेन क्या कह रहे हैं कि सब जैसे ए से चलने वाली तरंगिका a डैश पर आई टी समय में, यानी वीटी दूरी तय की, तो बी से चलने वाली भी तो वीटी दूरी तय करेगी, बिल्कुल फैक्ट है, उसमें कोई दो राय भी नहीं है। तो अब बी को केंद्र मानकर वीटी त्रिज्या का गोला बनाओ। अब गोला तो देखो कैसे बना है अपन, इतना बड़ा अपने को अनुमान लगाना है, तो ये अनुमान कैसे लगाएं अपन, किस तरह से अनुमान करें, ये तो डबल के बराबर होगा। अब देखो एक आइडिया से गोला तो देखो बनाएंगे नहीं, ऐसा कोशिश करते हैं, देखो है ना, ये ज्यादा बड़ा दिख रहा है मेरे को, थोड़ा सा भी एक आध अनुमान में हो जाएगा काम। वैसे इस क्षेत्र में यही दिक्कत है थोड़ा सा, कि ये जो गोला, इस बी को जो गोला है और उसमें अपवर्तन में नहीं है इतनी दिक्कत, है ना। चलो कोशिश करते हैं एक बार, हो रहा है।
यानी यहां आना चाहिए। तो देखो मैं थोड़ा सा ये सब, एक मिनट, बस एक बार और एक ट्राई और कर लूं मैं, अब हो जाएगा। मैं एक मिनट थोड़ा सा ना, बी को केंद्र मानकर इतनी दूरी, ये ए डैश जितनी दूरी, यही वीटी दूरी है। बी को केंद्र मानकर वीटी त्रिज्या का गोला खींचना है, यानी इतने त्रिज्या का। अब देखो जब मैं थोड़ा सा कोशिश, ये खींच लिया, अब समझ लो आप खींच लिया। एक बिंदु इस पर है, ये वीटी दूरी था, एक बिंदु ये रहा। अब आप क्या करो, इस गोले पर खींची गई स्पर्शीय पृष्ठ को बिंदु ए से मिला दो। ये सब टी समय बाद अगला तरंगाग का आपको पता मिल गया। बस सही हो गया, लगभग ठीक है ना। थोड़ी सी हल्की सी मिस्टेक आ रही हो, मैं एक बार उसको सही कर देता हूं। एक बार सिंगल लाइन से खींचकर ये इस पर खींची गई स्पर्शीय पृष्ठ को आप बिंदु ए से मिला दो। ये टी समय बाद अगले तरंगाग को रिप्रेजेंट करेगा। दो बिंदु मिल ही गए, एक तो ए डैश था इससे ही, एक इस गोले पर है ना। ये सब टी समय पश्चात अगला तरंगाग है ना, बी डैश, ठीक है। इसको इसको थोड़ा सा सही कर दूं और क्या है ना, इसको थोड़ा सा यूं कर देते हैं तो बिल्कुल डेकोरम में चीज लगे। मैं भी एक बार और समझाना चाहूंगा आपको थोड़ा सा, बस ठीक है ना। एक बिंदु तो आपको मिल चुका था, अब नहीं मेरे समझाने में दिक्कत। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कैसे दिक्कत नहीं, सिमेट्री होनी चाहिए। तो लगभग दोनों सिमेट्री में लग रहे हैं ना, यानी ये देखो ये भी वही 90 डिग्री है ना। ये सब एक बिंदु तो आपको अपन ने कहा कि मान लीजिए ए से चलने वाला तरंगा टी समय में ए डैश पर पहुंचता है, ए डैश बराबर वी टी। तो बी से चलने वालों को भी इतनी दूरी चलनी पड़ेगी, एक ही माध्यम। तो बी से चलने वाली भी बी डैश बराबर वी टी होना चाहिए। तो बी को केंद्र मानकर वी टी त्रिज्या का गोला खींच दिया, ये था। अब उस गोला खींच दिया, एक बिंदु उस गोले पर है, एक बिंदु ए डैश था, तो गोले पर खींची गई स्पर्शिका को ए डैश से मिला दो, टी समय बाद तरंगाग पता पड़ जाएगा। हाइगेन इससे द्वितीयक तरंगाग कहते हैं, अपन इसे कहते हैं परावर्तित तरंगाग। तो हाइगेन के लिए तो ये टी समय पश्चात तरंगाग रहे, ए डैश बी डैश हाइगेन के लिए। हमारे लिए तल से टकराकर आने वाला तरंगाग रहे, तो हम इस तरंगाग ए डैश बी डैश को परावर्तित तरंगाग कहते हैं। इसका परावर्तक पृष्ठ से कोण R हाइगेन के अनुसार परावर्तन कोण कहलाता है। क्लियर साहब, है ना। अपन किरण चित्र से कंपेयर करके देखते हैं कि भाई किरण चित्र के अनुसार भी ये सूटेबल है क्या, क्योंकि हम तो अभिलंब से परावर्तित किरण का कोण बोलते थे। तो साहब ये अपन ने बना लिया अभिलंब। क्लियर, अभिलंब से किरण का कोण अपने लिए किरण प्रकाशिकी में परावर्तन कोण था, जबकि हाइगेन के लिए इस ए डैश बी डैश जिसको अपन परावर्तित तरंगाग कह रहे हैं, हाइगेन के अनुसार ही द्वितीयक तरंगाग रहे, उसका परावर्तक पृष्ठ से कोण R कहलाता है। अब किरण चित्र भी सही था या नहीं चेक करके देखते हैं। तो साहब अपन क्या करेंगे, तरंगाग से 90 डिग्री पर, ये तरंगाग से 90 डिग्री पर, एक मिनट कलर रेड ले लेता हूं, है ना। तरंगाग से 90 डिग्री पर, ये तरंगाग से 90 डिग्री पर ये किरण आ गई, यानी ये किरण 1, तो ये 1 डैश, ठीक है। अब देखा हाइगेन की बात और हमारे किरण चित्र मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, देखो ध्यान से देखना आप, है ना। अब ध्यान से देखेंगे आप, ये कोण ये 90 माइनस R, ध्यान से, क्लियर। क्योंकि तरंगाग और किरण इनके बीच कोण 90 है,
तो फिर ये कोण कितना हुआ, अपने को तो ये कोण जानना है, ये कोण कितना हुआ। तो 90 में से 90 माइनस आर घटाओ, कितना बचा आर। तो स्वाभाविक रूप से ये कोण आर हुआ। वास्तव में, एक मिनट ये हटा देता हूं ना, वास्तव में अपन भी इसी कोण को किरण चित्र में आर कहते थे, ठीक है साहब। तो कहने का मतलब हाइगेन का तरंग चित्र और हमारे किरण प्रकाशिकी दोनों में मैचिंग हो रही है, दोनों मैच कर रहे हैं, ठीक है। ये किरण 2, ये यहां पर ये 2 डैश के रूप में मिल गई आपको, है ना। अब मेरे से बस बात ध्यान से सुना, आप एग्जाम में इतना ही बनाकर आएंगे, आप एग्जाम में इससे आगे नहीं बनाएंगे। लेकिन बाय द वे अगर मैं एक और किरण ले लूं, बाय द वे जरूरी नहीं है, आपको मैंने साफ कह दिया कि आप इस चित्र को यहीं एंड कर देंगे, किसमें, एग्जाम में। मान लीजिए अपन तीसरा बिंदु लेते सी, एक और बिंदु ले लेते तरंगाग्र पे। अब ध्यान से देखना, ये एक और किरण अपन ने ले ली, इसको 3 कह दो, है ना, डैश तो उधर बताते हैं ना, इसको किरण नंबर 3 कह देते हैं, ये 2 है ना। अब ध्यान से देखिए, अगर किरण नंबर 3 से भी देखें तो भाई ये देखें कि वास्तव में किरण यहीं पहुंचेगी। तो देखो, है ना, मान लीजिए टी डैश समय में ये तल पर आया बिंदु M पर, कितने समय में, टी डैश समय में सी से चलने वाली किरण या तरंग M पे आई, टी डैश समय में आई, कुल समय कितना देना है t, तो शेष समय कितना बचा t माइनस टी डैश। v चाल से चलने वाला t माइनस टी डैश समय में कितनी दूरी तय करेगा, v t माइनस टी डैश। या यूं समझ लो कि इतनी दूरी तो इसने चल ली, भाई t समय में तय की गई दूरी ये रही ना a डैश। अब a डैश में से cm दूरी तो तय कर ली, अब कितनी बाकी रहेगी, इतनी बाकी रहेगी a डैश माइनस cm, इतनी दूरी बाकी रहेगी, जिससे मैं क्या कह रहा हूं, v t माइनस टी डैश। दोबारा एक बार ध्यान से और सुनेंगे, आपको जो मैंने पहले बना रखा था उतना ही एग्जाम में बनाना है, ये तीसरा नहीं बनाना, लेकिन समझने में कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए मैंने तरंगाग्र AB पर एक बिंदु और ले लिया C, यहां से चलने वाली किरण या तरंग टी डैश समय में M बिंदु तक पहुंचती है, क्लियर। तो सब टी डैश समय में, अब सबको कितना समय मिलेगा t, तो अभी तो इस तरंग को t माइनस टी डैश समय और मिलेगा, t माइनस टी डैश समय में ये कितनी दूरी तय करेगी, v इंटू टी माइनस टी डैश। अब आपको बाय द वे इससे समझ में नहीं आता, तो ये तो आप समझ गए ना कि साहब ये है जो तय की गई दूरी है, t समय में तय की गई दूरी है a डैश, cm इसमें से घटा लो, अभी शेष दूरी चलना बाकी है, जो कितनी लिख रहे हैं अपन, इतनी। अब बिंदु M को जब आप केंद्र मानकर v t माइनस टी डैश समय का गोला खींचेंगे तो ये गोला इसी जगह टच करेगा, यानी इसी तरंगाग्र को टच करेगा। यानी कहने का मतलब सभी किरणें या सभी तरंगें एक ही तरंगाग्र को पहुंच रही हैं, तो वो a डैश b डैश, एक जोड़ दो ये c डैश, ये तीनों सेम है। तो ये वाली जो तीसरी मैंने बनाई ये आप बनाओ, ये जरूरी नहीं है। तो ये तो चित्र था। अब मैं आपसे क्या कह रहा था कि चोरी पकड़ में आ जाएगी अगर ये चित्र सिमेट्रिकल नहीं बना तो, है ना। तो ये चित्र सिमेट्रिकल बनना आवश्यक था, है ना। तो साहब इस चित्र की मैंने आपको सिमेट्री समझा दी कि साहब इस चित्र में इस तरह से सिमेट्री होनी चाहिए थी। तो ये चित्र आपका बनना चाहिए। परावर्तन, इसमें देखो झुकाव, ये लगभग एक जैसा आना चाहिए। अगर ये बहुत ज्यादा अंतर आ गया, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि आप चित्र बनाओ तो आप बुद्धिमानी ये बरतना, जैसे ये बना है ना, ऐसे ही ये बनाना, ये देखो सॉरी, है ना,
सेम उसी तरह, एक मिनट दोबारा बना देता हूं मैं, है ना, यूं समझो आप, 2 मिनट में इसको मिटा देता हूं ना। आपको वहां ध्यान ये रखना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, आएगा तो सही है। ये जैसे आप तो ये बना दिया आपने, अब ये दूसरा भी बनाओ ना, ये दोनों सिमिलर लगने चाहिए क्योंकि अपन इसको तो जानते ना आई बराबर आर है, तो अपने खुद को पता है आई इज इक्वल टू आर है, तो अपने को ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है साहब, तो सब जस्ट आपको मैंने डिटेल में समझा ही दिया। अब आपको प्रूव करना है कि परावर्तन कैसे हुआ, सारी चीज क्लियर होगी, है ना। अब देखो परावर्तन अभी 2 मिनट में प्रूव हो जाता है। त्रिभुज एक तो लोगे ए बी ए डैश, है ना, ध्यान से, त्रिभुज ए बी ए डैश व त्रिभुज बी बी डैश ए डैश, बी बी डैश ए डैश में। अब ये 2 त्रिभुज उठा लिया आपने, ठीक है। ध्यान से देखो, कोण बी ए डैश बराबर कोण बी बी डैश ए डैश, बोथ आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, दिख रहे हैं आपको, है ना। इसके अलावा भुजा, या यूं दूसरा बोल दें, ए डैश बराबर बी बी डैश तथा ए डैश बराबर बी बी डैश बराबर कितना, वीटी। ये देखो ये दूरी टी समय में तय की गई, ये दूरी भी टी समय में तय की गई, तो दूरी ए डैश बराबर बी बी डैश दोनों वीटी के बराबर, ये लिख रखा है ना, क्लियर। तथा अगर आप देखें तो बी ए डैश, है ना, बी ए डैश दोनों त्रिभुजों में, या हिंदी में लिख देता हूं, है ना, दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है। इसका मतलब ये हुआ कि त्रिभुज ए बी ए डैश या बी ए डैश, है ना, त्रिभुज बी ए डैश, देखो बी ए डैश व त्रिभुज बी बी डैश ए डैश, बी बी डैश ए डैश, ये दोनों सर्वांग सम हैं, ये दोनों त्रिभुज सेम हैं, इसलिए कोण आई इज इक्वल टू कोण आर, यानी आपतन कोण व परावर्तन कोण दोनों समान होंगे। इसे परावर्तन का दूसरा नियम कहते हैं, ठीक है ना। अब इसके अलावा ध्यान से, आपतित तरंगाग ए बी बोर्ड के तल के लंबवत है, परावर्तित तरंगाग ए डैश बी डैश भी बोर्ड के तल के लंबवत है। इसके अलावा परावर्तक पृष्ठ ये भी बोर्ड के तल के लंबवत है, क्लियर। तीनों ही बोर्ड के तल के लंबवत है, आपतित तरंगाग, परावर्तित तरंगाग और परावर्तक पृष्ठ, तीनों बोर्ड के तल के लंबवत हैं, अर्थात तीनों एक ही समतल में हैं। इसे परावर्तन का प्रथम नियम कहते हैं। तो ये सब परावर्तन की परफेक्ट व्याख्या, ठीक है ना। खटाखट में 2 मिनट में आपको और समझा देता हूं, है ना, इंपॉर्टेंट होने के वजह से ये सब आप खटाखट समझिए, है ना। ये सब ए बी आपतित समतल तरंगाग, है ना, जिसका परावर्तक पृष्ठ से कोण आई, इसे कहते हैं आपतन कोण, क्लियर है ना। इसको हमें अभिलंब से देखना है,
तो हम किरण यानी हम किरण प्रकाशिकी को साथ लेते हुए चल रहे हैं। तो किरण प्रकाशिकी में हम आपतित किरण का कोण बोला करते थे इससे, तो हमने देखा कि ये कोण भी ज्योमेट्री से कितना निकला, आई निकला। इसका मतलब किरण चित्र का भी यहां पालन हो रहा है। चलो सब, अब हमें t समय बाद अगला तरंगांक ढूंढना है। हाइगेन का प्रिंसिपल कहता है कि आपको कैसे ढूंढना है वो देखो। आप मान लीजिए ऐसे चलने वाली तरंगिका t समय में तल पर, एक मिनट थोड़ा सा ये ओवर राइटिंग हो जाती नहीं है, थोड़ा सा इसको ओवर राइट है। t समय में ऐसे चलने वाली तरंगिका तल पर a डैश पर पहुंचती है, तो a डैश बराबर vt। एक बिंदु मिल गया, एक और बिंदु चाहिए, वो b से मिलेगा। तो सब a से तो आपको एक बिंदु मिल गया, अब दूसरा बिंदु आप कहां से कबाड़ेंगे, b से। स्वाभाविक है उसी माध्यम में b से चलने वाली तरंगिका को भी t समय उपलब्ध है, तो b से चलने वाली तरंगिका भी कितनी दूरी तय करेगी, bb डैश बराबर vt, यानी इतनी ही दूरी तय करेगी। तो b को केंद्र मानकर हमने vt त्रिज्या का एक गोला खींचा, है ना। अब गोला तो देखो पूरा तो कोई नहीं खींचता, अपन ने गोले की बजाय एक थोड़ा सा एक चाप नुमा खींच दिया। दूसरा बिंदु इस गोले पर है, इस गोले पर खींची गई स्पर्शीय पृष्ठ को अगर आप बिंदु a डैश से मिला दो तो स्वाभाविक है t समय बाद अगला तरंगांक क्या मिल गया साहब अपने को, a डैश b डैश। आप इसको कहते हो t समय हाइगेन इसे कहते हैं t समय बाद अगला तरंगांक, और अपन इसे क्या कहेंगे, तल से टकरा के मिलने वाला तरंगांक, तो अपन इससे बोलेंगे परावर्तित तरंगांक। इसका तल से यानी परावर्तक पृष्ठ से कोण r, ये हाइगेन के अनुसार परावर्तन कोण कहलाता है। हम किससे देखते हैं, हम देखते हैं किरण से। तो हमने साहब इस तरंगांक a डैश b डैश से 90 डिग्री पर ये किरण खींच ली। हम किरण चित्र से विलंब का देखते हैं, तो ये कोण भी कितना निकला, r। तो देखो अपन किरण चित्र में इसे आपतन कोण कहते हैं, इसे परावर्तन कोण कहते हैं। हाइगेन में भी वही मैच कर रहा है ना। अब अपन ने आपको चित्र यही खत्म कर देना था, लेकिन मैंने आपसे कहा कि आप अगर मान लो एक बीच का बिंदु उठाएं, जैसे अपन ने बिंदु C उठा लिया, क्लियर। C से चलने वाली तरंगिका t डैश समय में बिंदु M तक पहुंची। अब इसके पास समय बचा पड़ा है भी तो t माइनस टी डैश, तो अभी इसको शेष दूरी कितनी चलनी है, v t माइनस टी डैश। या आप ऐसे देख लो, a डैश से देख लो, a डैश में से cm दूरी घटा दो, शेष दूरी का आप बिंदु M को केंद्र मानकर चाप खींचोगे तो ये चाप भी आपको इस तरंगांक पर ही मिलेगा, यानी किरण नंबर 3 भी वहीं पहुंच रही, उसी जगह पहुंची है। इसका मतलब ये तरंगांक वास्तव में t समय बाद दूसरा तरंगांक है, जिसे हम तल से टकरा कर आने वाला परावर्तित तरंगांक कहते हैं। चित्र पूरा हो गया, फिर आप ज्योमेट्री से सिद्ध कर देते हैं। तो इस तरह से आप परावर्तन की व्याख्या करते हैं। यहाँ पर आप परावर्तन को थोपते नहीं हैं, चित्र बार बार देखना है ना, जूम या इसको स्क्रीनशॉट लेके देख लेना, और मैथमेटिकली आपको ये लिखना है ना। तो ये काम आपका फिनिश, परावर्तन की व्याख्या। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन अपवर्तन की व्याख्या करेंगे और हाइगेन से ही करेंगे, है ना। थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।